हमें आप रास्ता बताइए कि हमको किससे मिलना है, इसका मालिक कौन है? इसका ये मालिक तो इसकी भारत सरकार है और भारत सरकार का विभाग है आपका। जैसे एक तो सरकार का BSNL ही बचा तो समझ पाते हैं BSNL, लेकिन एयरटेल भी मालिक नहीं है उसका, जियो का भी कोई हाँ मालिक तो नहीं। प्राइवेट है, प्राइवेट में तो हम लोग को तो दबाव हम लोग नहीं, का बच्चा का भविष्य में कभी डिजिटल नहीं होगा, देख पाएगा। उसकी सरकार उसमें लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और हमारे साथ पत्रकार साथी समय की मांग से रुद्रेश नाथ तिवारी जी भी मौजूद हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में और हमारे साथ गोपालगंज से सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले सांसद जी, स्वागत है आपका कटिया आगमन पर। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मी भाई इतनी देर तक समय दिए, उसके लिए अलग से धन्यवाद मैं आपको देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां आया और हमारी बातों को भी आपने सुना और हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आप तैयार हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज के आगमन का आपके मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारी पार्टी जदयू, जिसके मुखिया हैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी समाज के हर वर्ग के लिए प्रकोष्ठ बनाए हैं जी। हर वर्ग में लोग जाकर वहाँ की समस्या को सुनना और समझना है। उसी क्रम में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, जिसके तहत और इसका नाम दिया गया है टोला संपर्क यात्रा जी। जो 17 अगस्त से 6 दिसंबर तक चलेगा। 17 अगस्त को हम लोग के पर्वत पुरुष दशरथ माझी की जयंती थी और 6 अगस्त को हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उस दिन ये समाप्ति होगी। उसी क्रम में हम लोग घूम रहे हैं अनुसूचित जाति अपने वर्ग में कि लोगों को बताएं कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है और आप जागरूक हों, अपनी बात सरकार से कहें, अपनी मांग सरकार से मांगें। हम लोग उसके लिए तैयार हैं और आपको जो दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से उसका लाभ उठाया जा सके। क्या कारण हो सकता है कि अब तक आज़ादी के 7.5 दशक हो गए, कई परियोजनाएं आती रही हैं लगातार वर्ग के लिए, फिर भी आपको लगता है कि ये वर्ग पीछे है? और वास्तविकता भी यही है कि वास्तव में वर्ग पीछे है। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी भी तो ये मैं एक पार्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ जी, मैं पूरे देश के लेवल पे कह रहा हूँ, पूरे देश के लेवल पर, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। पहली बात तो ये कि शिक्षा पर इस समाज के इस वर्ग की शिक्षा के लिए थोड़ा कम ध्यान दीजिए। जी। योजनाएं तो बहुत बनी, हर सरकार ने इस योजना को लागू किया आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, लेकिन वो योजना कैसे इस तबके तक, निचले पैदान तक पहुंचेगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, जिसको कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी पहल करके कर रहे हैं कि वहां तक ये पहुंचे और ये लोग आगे बढ़े। इसीलिए हमारे लोग इतने पिछड़े, बहुत सारे लोग पिछड़े। हाँ, देखिए, पहली बात कि आपने मुझे सांसद बनाया है, तो भारत सरकार की जितनी चीज़ें हैं उस पर मैं विशेष ध्यान देता हूं और वही मुझे करना भी है, ऐसे भारत सरकार का गाइडलाइन। लेकिन जी, मैं बिहार का निवासी हूं, गोपालगंज का हूं और ये हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बिहार सरकार से भी हम लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं। बीच में कुछ कठिनाइयाँ आ रही तो मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट का आपस में जो एक गठबंधन था पूर्व में, जिसके चलते बहुत सारी कठिनाई आ रही थी काम करने में। जी। बहुत जगह रुकावट डाला जा रहा था, जिसके चलते बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री चाह के भी नहीं कर पा रहे थे उसको। अब वो कठिनाइयाँ ख़त्म हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ और पुनः इस बात को हम लोग मुख्यमंत्री जी तक और शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाएंगे कि इस जेपी यूनिवर्सिटी को। सांसद जी, जो कटिया प्रखंड है, पंचदेवरी प्रखंड है, यहाँ इसमें कोई महाविद्यालय नहीं है। आज तक इस पे कोई वर्क भी नहीं हुआ, कुछ काम भी नहीं हुआ। आज तक किसी ने, सब कोई आता है चुनाव में, विधायक जी भी आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, बोलते हैं कि खोला जाएगा, महाविद्यालय दिया जाएगा, कटिया को, पंचदेवरी को महाविद्यालय दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ, ना आज तक कोई महाविद्यालय खुला। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि चूंकि भारत सरकार की परियोजनाएं पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूं और चूंकि एमपी का वही काम है। जी, हाँ सर, सरकार बिहार में आपकी पार्टी की है और उस पार्टी के आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उसके नाते भी आपका फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल।
हम लोग कोशिश करेंगे, आप और ध्यान सांसद जी, देंगे। सांसद जी, भोरे विधानसभा विधायक आपका है, पंचदेवरी विधानसभा विधायक आपका है, सॉरी कुचायकोट विधानसभा विधायक आपका है, दोनों जगह विधायक आपके हैं। नहीं, इस पर मुझे इसके पहले इलेक्शन के बाद मैं इस क्षेत्र में, मैं आपके इस क्षेत्र में बताऊं कि 5वीं बार घूम रहा हूं जी। इसके पहले ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि इसके पहले कोई सांसद कभी पोस्ट इलेक्शन के बाद नहीं घूमता था। आप भी जानते होंगे या लोगों से पूछ लिया करेंगे, तो उसी क्रम में आपके भोरे के महाविद्यालय के बारे में भी ये समस्या मेरे संज्ञान में आई है। अब चूंकि आपने तो देखा कि हम लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला, 2 साल कोरोना हम लोगों को बहुत पीछे ले गया। अभी 1 साल में हुआ जो जितना काम 1 साल में मैं कर सकता हूं कर रहा हूं, इस पर भी ध्यान है कि इस बात को सरकार तक पहुंचा के और कटिया में महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था मैं करूं। जैसा कि आपने कहा, ये आपका 5वां भ्रमण है सांसद चुने जाने के बाद से। इस क्षेत्र में एक सड़क है जो कटिया प्रखंड को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करती है वाया समौर। लगभग 7 सालों से उसका निर्माण कार्य पेंडिंग है। लगातार ये संतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय आपकी सभा में, लगातार इस सड़क को लेकर के वो मांग उठाते रहे हैं। पिछले दिनों भी जब हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले थे पीडब्ल्यूडी से, मेरी उपस्थिति में वो बातचीत हुई थी। फंड्स के अभाव की वो बात कर रहे थे पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? इस बदहाली से कब तक आपके क्षेत्र की जनता, जिनको आपसे काफी उम्मीदें हैं, कब तक मुक्त हो पाएगी? देखिए, मैंने पूरे जिले में 50 से ज़्यादा सड़क निर्माण के लिए जी, और पूरे जिले में 5-7 मैंने रिकमेंड किया था बाईपास के लिए जी। गोपालगंज, कटिया, आपका मीरगंज, फिर बरौली, गोपालगंज के 2 तरफ, मतलब टोटल मिलके 7 मैंने बाईपास के लिए किया था, ताकि मेन रूट में जाम नहीं लगे और सवारियों की भीड़ नहीं लगे, इसलिए बाईपास, जिसमें आपका एक कटिया भी है जी। वो 5 बाईपास का 7 सरकार की थी डिमांड की, 7-5 आप लिस्ट देंगे जी, लेकिन मैंने 7 लिस्ट दिया कि कहीं सरकार की नज़र हो जाए तो 7 हो जाए, लेकिन 5 सरकार का था, 5 वो भी 5 हो गया है। ये बात सही है कि थोड़ी सी कोरोना के चलते पूरे देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। देखेंगे जीडीपी भारत का 6.5 पहुंच गया है, लेकिन हमारे बिहार का अभी भी जीडीपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10.5 है। थोड़ी सी ये समस्या है कि सेंटर शुरू से बिहार के साथ, न कि आज से, आज़ादी के बाद से ही इतिहास रहा कि थोड़ा सा सौतेला व्यवहार तो जरूर की है, जिसके चलते पैसा नहीं आता है तो देर से आता है, कम आता है, जिसके चलते सारी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती है। 15 साल आप केंद्र सरकार के साथ भी रहे हैं, 15 साल तक उसमें क्यों सौतेला व्यवहार होगा जब आप उसके साथ ही थे? नहीं होता है, सच्चाई है। जब आप साथी थे तो ऐसा व्यवहार, मैं तो अभी 3 साल से हूँ, तो मैं तो अभी की बात आपको बता सकता हूँ। अभी मैंने 3 साल में आपको पूरे गोपालगंज को मैंने क्या दिया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने गोपालगंज का जितना आपको, जो गोपालगंज से चौराहों तक का जो बाईपास था और NH 85 का जो बाईपास था वो बना। मीरगंज का रोड आपने देखा होगा कि मैं 1990 से गोपालगंज में हूँ, तो 1990 से देख रहा था कि वहाँ घुटने भर पानी सालों भर रहते थे। आज आप देखे होंगे कि वो रोड भारत सरकार से मैंने पैसा लेके आया, वो तीनों रोड बने। ये अपना मीरगंज का भी आप देखे हुए कि अरना से बाईपास तक चौड़ीकरण हुआ, ऊंचीकरण हुआ, मजबूतीकरण हुआ, बगल में नाले बने। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? इस नहर में पानी नहीं आ रही है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ना सासा मूसा मिल के बारे में सुने होंगे, वहाँ 5 साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, 5 साल से अभी तक उन लोगों का बकाया नहीं मिला है। सासा मूसा के बकाये के लिए मैं संसद में भी, जबकि ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, फिर भी मैंने उसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व किया है कि आप बकाया राशि का आप पहल करके हमारे किसान भाइयों का पैसा दिलवावें। उसके लिए मैंने संसद में 3 बार सवाल उठाया है। सांसद अपने कार्य तो बीच में मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूं, आपके पेज को, और निश्चित तौर पे आपने कार्य जो किए हैं वो सराहनीय है, लेकिन फिर भी गोपालगंज का एक हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ में डूब जाता है, दूसरे हिस्से में नहरों में पानी नहीं आ पाता है। तो एक सांसद के तौर पर निश्चित तौर पर इसमें आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कोई इनिशिएटिव लें। क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप? इसका मैं जब यहाँ से सांसद बना, उसके बाद पहला सेशन जब शुरू हुआ जी,
और मेरा पहला सवाल संसद में बाढ़ को लेकर था जी तब से अभी तक 4 बार बाढ़ की समस्या को लेकर मैं उठा चुका हूँ जी। और मेरी डिमांड है कि उसके लिए अस्थाई निदान किया जाए। वो अस्थाई निदान ये है कि जो बांध का किनारा है उसको किनारे को बोल्डर दे के पिचिंग कर दी जाए जी। हाँ, किनारे को बोल्डर रख के। हर साल होता है नहीं, हर साल की बात मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। मैंने भारत सरकार से मांग की है और भारत सरकार से मांग इसलिए वो की है कि चूंकि ये पानी नेपाल से आता है, आप कहेंगे तो ये राज्य का विषय हो जाता है, तो राज्य सरकार के पास अभी उतने संसाधन नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन इसलिए मैंने भारत सरकार को जी इसमें इन्वॉल्व किया, नेपाल को जोड़ के, क्योंकि पानी नेपाल से आता है। इसलिए इसको एक इंटरनेशनल इशू बना के कि ये पानी नेपाल से आता है, ये पानी बिहार का नहीं है, इसलिए ये इंटरनेशनल इशू है। भारत सरकार इसमें पहल करे और भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए अनुदान मदद दे सरकार को। सरकार से मुझे आश्वासन भी मिला है, ये मिला है कि एक टीम यहाँ से जाएगी केंद्र सरकार से और वो टीम बिहार सरकार से मिलकर वहाँ जाकर मैंने स्थल की निरीक्षण करेगी और उसके बाद फिर वो लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कैसे इसमें क्या किया जा सकता है। ये भारत सरकार का जवाब मुझे मिला है। और जी आपको मैं बताऊं कि वो भारत सरकार की टीम यहाँ आई भी है बिहार में और हम लोगों के गोपालगंज में भी, और यहाँ देख के निरीक्षण करके गई भी है। अब उससे आगे की प्रक्रिया को हम लोगों को तो इंतजार करना होगा। और जहाँ सोशल मीडिया टीम काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और ये डिजिटल इंडिया में होना भी चाहिए, लेकिन जिस जगह पे आप यहाँ पे कार्यक्रम आपका था, इससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है। एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क है ही नहीं। सर जी, पहला बार मुलाकात हुआ है, सबसे मिल चुके हैं, डीएम साहब से लेके विधायक से लेके हर विभाग के अधिकारी। एक मोबाइल नेटवर्क का ये ऐसा विभाग है कि जाते हैं तो लिंक नहीं मिलता है कि उसका ऑफिस कहाँ है, कंप्लेन कहाँ करें, किससे मिले। तो हम मोबाइल नेटवर्क जिस पंचायत में आप खड़ा है, डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री चलाते हैं, नीतीश कुमार भी चलाते हैं। तो डिजिटल इंडिया में हमारे बच्चे, हर जात के बच्चे हैं, हर आदमी मोबाइल के सहारे आगे बढ़ रहा है। हम लोग डिजिटल इंडिया में कब पहुँचेंगे? 5G तक पहुँच गए हमारा सरकार। सर ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी कोरोना काल में डिजिटल हो चुकी थी, स्वास्थ्य सेवाएं भी 5G आने के बाद ये कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाएं, आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं, ये कहा गया था कि मुंबई में बैठा हुआ डॉक्टर बिहार के पटना में ऑपरेशन को संचालित कर पाएंगे 5G आने के बाद से। लेकिन एक ऐसा गाँव जहाँ पर नेटवर्क नहीं रह पाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं यही कहूँगा कि सरकार इसके लिए, भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि सब जगह। हमें आप रास्ता बताइए कि हमको किससे मिलना है, इसका मालिक कौन है? इसका ये मालिक तो इसकी भारत सरकार है और भारत सरकार का विभाग है आपका। जैसे एक तो सरकार का BSNL ही बचा तो समझ पाते हैं, लेकिन एयरटेल भी मालिक नहीं है उसका, जियो का भी हाँ तो प्राइवेट है। प्राइवेट में तो हम लोग को दवा नहीं, बच्चा का भविष्य में कभी डिजिटल नहीं होगा, उसकी सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार उसकी व्यवस्था में लगी हुई है कि धीरे धीरे सब जगह पहुंचाया जाए। इनको भी दिए व्हाट्सएप तो ये सब आपको, हाँ नहीं मैं आपको बताऊं, ये समस्या केवल हम लोगों की नहीं है, पूरे देश में समस्या है। ऐसी क्या समस्या आ गई थी सांसद जी, ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि नीतीश कुमार जी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा और दोबारा महागठबंधन में आना पड़ा? उन्होंने बोला था कि दोबारा हम कभी नहीं आएंगे, आरजेडी के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। ऐसी क्या समस्या आ गई? देखिए हमारे गठबंधन के जो साथी थे वो काम करने नहीं दे रहे थे, हर काम में रुकावट डाली जाती थी, हर काम में व्यवधान डाला जाता था। और एक जो गठबंधन के घटक दल के लोग होते हैं तो गठबंधन धर्म का भी पालन हमको आपको सबको मने करना है। गठबंधन वाले जो है विधायक को तोड़ के वो अपने पक्ष में कर लिए। उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में विधायकों, जेडीयू के विधायकों को तोड़ के वो अपने पक्ष में कर लिए। तो ये तो गठबंधन धर्म नहीं हुआ। अभी उपचुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? 2 सीटों पर उपचुनाव है, महागठबंधन मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो महागठबंधन जीतेगी, दोनों सीटों पे जीतेगी। गोपालगंज के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गोपालगंज भी सीट जीतेगी। आप लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। सर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में अगर जो कहा जाता है यहाँ पे, तो गोपालगंज है या सिवान है या छपरा है, यहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक नहीं बनी है, जिसके कारण है कि यहाँ के जो भी लोग हैं गोरखपुर जाना पड़ता है या बनारस जाना पड़ता है। इस पे क्या बोलेंगे? मैं अपनी जो किया गोपालगंज के लिए तो आपको तो बता ही नहीं पाया, केवल एक खाली मीरगंज की और गोपालगंज की रोड की जिक्र की। मैंने गोपालगंज के लिए पहले साल में, मैंने 2020 में, दूसरे साल 2020 में एक मेडिकल कॉलेज पास कराया, स्वीकृत कराया, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत।
हो गया, स्वीकृत था, स्वीकृत है, लेकिन उसके लिए 25 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। वो 25 एकड़ ज़मीन प्रशासन, जिला प्रशासन ढूंढ नहीं पा रहा था। लगातार प्रयास में हम लगे हुए थे। तो अब जब भी वो आप अभी कुछ ही दिन पहले देखे हुए हैं कि हम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी आए, तो उन्होंने ये प्रेशर बनाया, तब इन लोगों ने जिला प्रशासन ज़मीन ढूंढा। वो 25 एकड़ मतलब 26 एकड़ है, 26 एकड़ की ज़मीन मिली और उसका अपने देंगे 500 करोड़ जो बिहार सरकार का उसमें शेयर होता है, भारत सरकार भी उसमें देगी। बिहार सरकार अपने तरफ से 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब भारत सरकार से मैं वहाँ इसे आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं शुरू करूंगा और हम लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज मिलेगी तो हम लोगों की स्वास्थ्य की समस्या शुरू। एक आखिरी सवाल सर, सवेया हवाई अड्डे की आपकी लड़ाई जग जाहिर है और काफी दिलचस्प भी है ये लड़ाई। क्या दावा करना चाहेंगे, कब से हम देख पाएंगे कि कब तक वहां से उड़ाने जहाज भर पाएंगे या लोग भर पाएंगे? सवेया एयरपोर्ट के बारे में जब मैं एमपी नहीं था तब भी कभी कभी कहीं पेपर में पढ़ता था कि उसके लिए कहीं प्रयास हो रहा। जब मैं संसद में गया जी, सवेया एयरपोर्ट को ढूंढना शुरू किया तो कहीं नहीं मिल रहा था कि सवेया एयरपोर्ट कहाँ है, क्या है, कितने ज़मीन में है, किसका है, कुछ अता पता कहीं नहीं था। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं यही कह रहा कि वो केवल वादा, खोखला वादा था कि हाँ सवेया एयरपोर्ट हम लोग चालू करेंगे। आप किसी से पूछ ले दे उसके पहले कि चलो हमारे 2019 के बाद जब इसमें मैं लगा हूँ तो किसी को पता तक नहीं था कि वो किसकी ज़मीन है और कितना एकड़ की वो ज़मीन है, और वो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की है। उसके लिए मैंने संसद में वहाँ भी 2-3 बार सवाल उठाया। पहली बार जवाब मिला संसद से कि ये भारत सरकार की संपत्ति नहीं है, ये बिहार सरकार की संपत्ति है, आप बिहार सरकार से संपर्क करें। मैंने बिहार सरकार से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, ये हमें पता है, ये भारत सरकार की चीज़ है। फिर मैंने संसद में उठाया कि राज्य सरकार कहती है कि भारत सरकार की चीज़ है और भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकार की चीज़ है। फिर उन्होंने बोला कि राज्य सरकार की चीज़ है। फिर लेकिन विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि वो रक्षा मंत्रालय की चीज़ है, रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ। तो मैंने RTI लगाया, भारत सरकार में RTI लगाया। पहला RTI लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी RTI लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी RTI लगाया, तब जवाब मिला कि वो भारत सरकार की संपत्ति है और 517 एकड़ में है। हाँ, और वो रक्षा मंत्रालय का है। उस समय फिर मैंने पूछा कि हमें जवाब मिलने में इतनी देर क्यों हुई। उसमें जवाब मिला कि चूँकि ये 1868 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय अंग्रेज़ों ने इस एयरपोर्ट को बनाया। एयरपोर्ट को बनाया तो उस समय राजधानी अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी। तो कलकत्ता में इतना ही डॉक्यूमेंट मिल पाया कि हाँ ये रक्षा मंत्रालय का है और इतने एकड़ में है। फिर वहाँ से दिया, वो रक्षा मंत्रालय को आया तो रक्षा मंत्रालय हमें उपलब्ध कराया। फिर मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री, नागर विमानन मंत्री से, इसको उड़ान योजना है भारत सरकार की जिसमें उड़े देश का आम नागरिक, RCS का डिमांड किया कि इसको उड़ान योजना में शामिल की जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रक्षा मंत्री जी को और नागर विमानन मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सबके सहयोग से, सपोर्ट से, आशीर्वाद से इसको उड़ान योजना में शामिल कर ली गई। और आपको मैं ये बताऊं कि पूरे बिहार में गोपालगंज पहला एयरपोर्ट है जो शामिल हुआ है। बिहार में और कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं शामिल हुआ है। गोपालगंज पहला जिला है जिसमें एक मेडिकल कॉलेज मिला है जो पूरे बिहार में मिला है। बिहार में किसी जिले को नहीं मिला है। आयुष हॉस्पिटल, मैंने यहाँ 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल का डिमांड किया, वो भी बिहार में पहला जिला है गोपालगंज की जो गोपालगंज को मिला। 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल जिसमें 5 पैथी के लोग रहेंगे, आयुर्वेद के रहेंगे, होम्योपैथी के रहेंगे, यूनानी के रहेंगे, सिद्ध एक पद्धति है उसका भी रहेंगे और ये नेचुरल और योगा के रहेंगे। जिनको जिस पैथ में विश्वास होगा उस पैथ को दिखाएंगे। वो पास हो चुका है, उसका पैसा भी आ चुका है, टेंडर होना बाकी है। त्रिबिरवा में वो जगह भी निश्चित कर लिया गया है। तो आपको मैं गिनाया कि बिहार में पहला हमें आयुष अस्पताल मिला, बिहार में पहला हमें मेडिकल कॉलेज मिला, बिहार में पहला हमें सवेया हवाई अड्डा मिला। और इस साल फरवरी में आपने देखा होगा कि दिव्यांग कैंप लगाया मैंने, वो दिव्यांग कैंप भी बिहार में पहला था। कहीं बिहार में अभी तक कोई कैंप नहीं हुआ। वहाँ उसमें जो हम लोगों का जब भी उद्घाटन समारोह हो रहा था उस वक्त माननीय मंत्री महोदया थी, उन्होंने
ऑनलाइन उद्घाटन किया। जी। उद्घाटन में उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा कि बिहार में गोपालगंज पहला जिला है जहाँ के सांसद हम लोग से इस चीज़ को डिमांड किए और हम लोगों ने तुरंत इनको दिया। जी। और मैं सांसद जी से अनुरोध करूँगी कि वो जब इस चीज़ को मांगेंगे हम लोग देंगे और हम लोग चाहते हैं कि गोपालगंज नंबर 1 बिहार में रहे। ये मंत्री महोदया का कहना था। मैंने फिर उसके लिए दोबारा डिमांड किया है और वो प्रोसेस अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर एक ब्लॉक वाइज उसमें हुआ है कि जितने दिव्यांग भाई हैं उनको चुनकर उनका रजिस्ट्रेशन होकर चला गया है सरकार को। सरकार फिर ऑर्डर देगी उतना ऑपरेटर्स बनाने के लिए, फिर उसको हम लोग दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने दिव्यांग भाइयों के बीच में। उसमें एक और कार्यक्रम मैंने जोड़ा है, वयोश्री योजना एक होती है। वयोश्री योजना 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनको शारीरिक अक्षमता है, मान लीजिए किसी को चलने में छड़ी की ज़रूरत है, उसको छड़ी मिलेगी। किसी को कान से कम सुनाई देता है, हियरिंग एड मिलेगा। किसी को चश्मे की ज़रूरत है, वो चश्मा मिलेगा। इसी तरह वृद्ध लोगों को भी, दिव्यांग जन के अलावा वृद्ध लोगों को भी इस योजना में शामिल किए हैं, वो भी मिलेगा। वो भी हम लोग जैसे वहाँ ऑपरेटर्स बन जाएगा, हम लोग सूचना मिलेगी, फिर उसके वितरण के लिए कैंप लगाएंगे। इतना सारा चीज मैं आपको विश्वास कर सकता हूँ पूरे जिहाद में। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र की जनता भी शामिल है उसमें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता से हमेशा आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे आशीर्वाद देते रहिए, मुझे उत्साह बढ़ाए रहिए, ताकि मैं इसी उत्साह के साथ गोपालगंज का सेवा करता रहूं और गोपालगंज का भी नाम पूरे देश स्तर पर लोग जाने। वही तो बातें और बहुत हैं, लेकिन समय आपके पास कुमार सुमन जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद। मेरा परफॉर्मेंस पूरे देश में 543 MP हैं। 543 MP में 58 मेरा परफॉर्मेंस सीरियल 58वां स्थान है, बिहार में पहला स्थान है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग की बदौलत है। यही आशीर्वाद सहयोग बनाए रखें, यही जनता से अपील है, आप सबसे अपील है। उत्साह मेरा बढ़ेगा और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन जी।